नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। वक्फ संशोधन विधेयक पर लगी संसद की मुहर। राज्यसभा में 95 के मुकाबले 128 वोट से बिल पारित। अब राष्ट्रपति की सहमति से बनेगा कानून। सरकार ने कहा, नए कानून से करोड़ों मुसलमानों को होगा फायदा। संसद में मंजूर हुआ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा वैधानिक प्रस्ताव। विमानन वस्तु में हितों की सुरक्षा से जुड़ा बिल भी पारित। बजट सत्र का आज अंतिम दिन। थाईलैंड में आज बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अन्य देशों के नेताओं से होगी मुलाकात। आज ही श्रीलंका के लिए भी रवाना होंगे पीएम। अमेरिका में ट्रंप के जवाबी शुल्क के खिलाफ फ्रांस का एक्शन। मैक्रों ने यूरोपीय कंपनियों से निवेश रोकने की अपील। और आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 3 दिन के वाराणसी दौरे पर। संगठन की मजबूती और शताब्दी वर्ष की तैयारियों समेत अन्य विषयों पर पदाधिकारियों से करेंगे चर्चा। और आइए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कल राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लंबी चर्चा के बाद देर रात करीब 2 बजे 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी मंजूरी मिल गई। अब जब ये बिल राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी पास हो गया है, तो अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद ये कानून बनकर लागू हो जाएगा। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर दिन भर चली चर्चा के बाद विपक्ष की ओर से बिल में संशोधन के कई प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन एक के बाद एक सभी संशोधन ध्वनिमत से खारिज हो गए। इस दौरान आरजेडी के मनोज झा, कांग्रेस के नासिर हुसैन और एनसीपी की फौजिया खान के संशोधन प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से गिर गए। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है। जेपीसी में भी जो बहुमत था उसी आधार पर फैसला लिया गया, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के कई सुझाव बिल में शामिल किए गए हैं। लोकतंत्र मेजॉरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजॉरिटी है वही सरकार होते हैं। और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजॉरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है, और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा में बोलते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है। तो फिर ये केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आती है? हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक था राज, तो क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली? अरे वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। इससे दिखाई पड़ता है कि कितनी एक तरफा हम लोगों ने कोई निगोशिएट ही नहीं किया और उसे करने की बात कही थी। इसलिए मैं कह सकता हूं सर कि अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब ये मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि आज देश के मुसलमानों को गलत आदर्शों से जोड़ा जा रहा है।
आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निगार हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने विधेयक पर अपने विचार सरकार के सामने रखे। उन्होंने पहले से नकारात्मक रुख अपनाया है और वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। ये विधेयक मुस्लिम समाज के विकास के लिए बेहद अहम है। विधेयक को लेकर विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलाम अली खटाना साहब मौजूद हैं। बेहतरीन इंस्टीट्यूशन होगा वक्फ, और एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होगा और मुसलमानों के हित में होगा। मुसलमानों में सभी फ़िरकों को लेकर चलेगा और ख़ासकर पसमानदा लोगों के लिए, बहनों के लिए, आरफन के लिए, और ख़ासकर वाकिफ़ की मंशा जो होगी और पूरे तौर पर उसकी पाकी, उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा और दुनिया का एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन होगा। लेकिन विपक्ष राज्यसभा में कहा जाए तो कह रहा था कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। कल भी लोकसभा में कुछ इसी तरीके की भाषा थी। नहीं, बिल्कुल बैर फैला रहा है मुसलमानों में डर। अब डर फैलाता है वोट बैंक के लिए, पॉलिटिक्स करता है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के सांसद गुलाम अली खटाना। कैमरा पर्सन आशीष के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं भाजपा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बिल गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि ये सुनहरी सुबह है। आज सुबह 4:06 है इस समय, और सब लोग निकल रहे हैं इस एक बड़े निर्णय के साथ में। और ये देश के भाग्य का निर्णय है, और ये एक ऐसा निर्णय है जो एक समरसता का भाव पैदा करेगा, और विपक्ष की भ्रांति को भी दूर किया गया। राज्यसभा में तो जितने वोट एनडीए के नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज विपक्ष के भी तमाम लोगों ने लाइन से हटकर वोट दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी विजय है कि जैसे लोगों की भ्रांति थी कि 370 और 35 से हटेगा तो लोगों के ऊपर कोई एक मुसीबत आ जाएगी। आज वहाँ पर वंदे मातरम ट्रेन चल रही है, आज वहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और मैं समझता हूँ इस वक्फ बोर्ड बिल लागू होने के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो गरीब तबके के अल्पसंख्यक और विधवा महिला या जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन विपक्ष लगातार एक बात कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, और चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद ज़्यादा समय तक जिनका शासन रहा, उन्होंने उनकी ना तो आय में वृद्धि करी, न रहन सहन में वृद्धि की, न रोजगार दिया, न शिक्षा दी। वो चाहते हैं कि मुस्लिम अशिक्षित रहे, वो चाहते हैं कि वो बेरोजगार रहे। सर, लीगल रेमेडीज़ की भी बात कर रहा है विपक्ष। अब जब ये कानून बन जाएगा तो कानून से बड़ा कोई और चीज़ थोड़ी होता है। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय में जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने के लिए ये बिल बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल संसद से विधेयक के पास होने पर काफी खुश हैं। हमारे संवाददाता अमरेंद्र सिंह ने खास बातचीत में उन्होंने कहा कि लंबी यात्रा का ये परिणाम सुखद रहा है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो चुका है। एक बड़ा दिन, और इस पर बात करने के लिए संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, एक बड़ी यात्रा और आज वो दिन आ गया जब संसद से वक्फ बिल पारित हो गया, कैसे देखिए? उस यात्रा का परिणाम सुखद है, क्योंकि 8 अगस्त को इसी लोकसभा में किरण रिजिजू जी ने वक्फ में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रस्तुत करते समय उन्होंने विस्तार से उद्देश्य पे प्रकाश डाला था कि जो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं, जिसको कांग्रेस यूपीए ने 2006 से 14 तक नहीं लागू किया, जो उन्होंने कहा था पसमानदा मुसलमानों की स्थिति SC ST से भी बदतर है, मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है काफ़ी बहुत ही ख़राब स्थिति में है, और उन्होंने कहा था कि इसमें सुधार होना चाहिए। उसको आज नरेंद्र मोदी की सरकार लागू कर रही है, और उसको लागू करने के लिए हम चाहते हैं कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दी जाए और जेपीसी बना दें, जिससे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ या सभी स्टेट ऑफिशियल के साथ, शिया सुन्नी बोर्ड, तमाम मुस्लिम तंजीम के साथ, और वो हमने 6 महीने किया मेहनत करके। पूरी जेपीसी ने 428 पेज की रिपोर्ट दी। आज जब दोनों सदनों से आज वक्फ का अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, तो ये कितना बड़ा हमारे लिए संतोष का विषय है कि जो रिपोर्ट हमने दी 428 पेज में, उसमें जो रिकमेंडेशंस और अमेंडमेंट थी उसको सरकार ने पूरा स्वीकार किया और अमेंडेड बिल लेकर के आई है। वो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार का बहुमत रहते हुए बिल पारित कराने के बजाय देश के आम स्टेक होल्डर से बात करने के बाद जो हमने रिपोर्ट दी उसके आधार पर बिल पास। सर, लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ, एक उत्साह और खुशी, लेकिन सर जिस तरह से विपक्ष का आरोप था, और आज ममता बनर्जी सहित पूरी टीएमसी कह रही है कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस कानून में फिर से बदलाव करेंगे। जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, देख रही हैं। अगले साल चुनाव होना, वेस्ट बंगाल में जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में कमल खिला, ऐसे बंगाल में भी सरकार बीजेपी एनडीए का आने वाली है। और इंडी गठबंधन है कहाँ, उनके एक सहयोगी हैं कहाँ? अभी अखिलेश यादव जी कल बोल रहे थे, तो न राहुल गांधी थे न उनकी कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वक्फ के जेपीसी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल, जिन्होंने वक्फ कानून को लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित होने पर खुशी जताई, और उन्होंने कहा कि एक लंबी यात्रा जेपीसी के दौरान रही, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई, और आज जब लोकसभा के बाद राज्यसभा से ये कानून पारित हो चुका है, तो न सिर्फ मुस्लिम बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों में भी एक खुशी की लहर देखी जा सकती है। कैमरामैन आशीष कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को चीन के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया तो बीजेपी के ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि नेहरू के जमाने में चीन ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किया था, वहीं मौजूदा सरकार ने 1 इंच जमीन भी नहीं दी है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा चीन से फंड लेने का मुद्दा भी उठाया। आपको बताएं कि लोकसभा में अहम विधायी कामकाज भी हुआ इस दौरान, और तटीय पोत परिवहन बिल चर्चा के बाद पारित हो गया। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को काफी कामकाज देखने को मिला। लोकसभा में शून्यकाल में कई सांसदों ने अलग अलग मुद्दे उठाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा चीन से फंड लिए जाने का मामला उठाया। हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। ऑन द अदर साइड, आवर एलाई suddenly decides to impose taxes tariffs on us 26%. वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक